अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 233 जरूरी काम। सुजॉय कुछ देर यूं ही समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर ये माजरा क्या है। अगर उसके बैग में इतने सारे पैसे हैं तो जेनी ने इतने पैसे बैग में रखे क्यों हैं? सोचते हुए जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने हिचकिचाते हुए जेनी से पूछ ही लिया, ये बैग में इतने सारे पैसे किस लिए? जेनी का चेहरा इस सवाल सुनते ही जैसे सफेद सा पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, वो कुछ सेविंग्स हैं, उन्हीं को बैंक में डालना था, इसीलिए इकट्ठा करके रखा है। ये सुनकर सुजॉय ने कहा, ओह अच्छा, वैसे तुमने बाम कहाँ रखा है? उसे बार बार बाम के बारे में पूछता देखकर जेनी ने मन ही मन कुड़कर सोचा, तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया है, लगता है बाम नहीं लगाया जैसे कि मेरी जान नहीं बचेगी। सोचते हुए उसने कबर्ड के ड्रॉर से बाम निकालकर सुजॉय को थमाते हुए कहा, ये रहा बाम। ऐसे मैं ना इस सिर दर्द और थकान के लिए आज बेहद खुश हूँ। कम से कम इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ सुकून के पल बिताने का मौका तो मिला। कहती हुई वो वहीं पिलो पर सिर रखकर लेट गई। सुजॉय लतिका जी के कहने पर यहाँ आ तो गया था, लेकिन अब जेनी को अपने सामने ऐसे लेटे हुए देखकर उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने लेकिन खुद को संभाल कर थोड़ा सा बाम लिया और उसके सिर पर हल्के हल्के रब करने लगा। अगली सुबह लैला शूट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी सुधांशु का कॉल आया। लैला ने उसकी आवाज सुनते ही कुछ उकताए हुए लहजे में पूछा, जी सुधांशु बोलिए। तब सुधांशु ने मस्खरे अंदाज में कहा, अरे बस आपसे इंटरव्यू के लिए टाइम लेना था मैम, मैं तो दिन रात बस इसी फिक्र में हूँ। अरे एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी छूटी जा रही है मुझसे, और अभी ये मुद्दा ताजा ताजा है तो लोग इसे चाव से पढ़ेंगे भी। अब देखो ना, ज्यादा गैप हो जाने पर लोग इसके बारे में पिछली स्टोरी भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में सोचा, अब इस सुधांशु को टालने से बात नहीं बनेगी, मुझे इसे साफ तौर पर मना ही कर देना चाहिए। मन में तय करती हुई लैला ने कुछ सपाट लहजे में सुधांशु को जवाब दिया, ऐसा है सुधांशु जी कि अभी मेरा शेड्यूल काफी पैक चल रहा है, इसीलिए मैं तो फिलहाल आपको कोई वक्त नहीं दे सकूंगी। और वैसे भी मैंने सिर्फ माइक की फीस भरी है, जो कुछ भी किया है वो सुजॉय साहब ने ही किया है, इसीलिए मेरा इंटरव्यू करने से ज्यादा बेहतर होगा आप उनसे इंटरव्यू की बात करें, बाय। कहकर उसने सुधांशु को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही कॉल कट कर दिया। फोन रखते ही उसने एक सुकून भरी सांस ली। दिव्या अपने कमरे में बैठी सिगरेट फूंक रही थी। तभी मेघा ने आकर पूछा, शूट का टाइम हो रहा है और आप सेट पर जाने के लिए तैयार नहीं हुई अब तक? तब दिव्या ने एक गहरा कष्ट लेते हुए कहा, तुम भी कमाल करती हो मेघा, कल तुमने ही मुझे कहा था कि मुझे आज देर से सेट पर जाना चाहिए और अभी तुम ही मुझसे सवाल कर रही हो। ये सुनकर मेघा ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, मैंने आपको ये बात कब कही? उसकी हड़बड़ाहट देखकर दिव्या ने एक जोर का ठहाका लगाया और बोली, अरे तुम भूल गए? अरे तुमने ही तो मुझे बताया था कि वो लैला कल पार्थो से कह रही थी कि आज उसे किसी फोटो शूट के लिए जाना है। मेघा ने याद करते हुए कहा, हाँ मैंने आपको कहा तो था। तो बस आज इसीलिए दिव्या सिंह देर से शूट पर जाएगी ताकि लैला रॉय अपने फोटो शूट पर टाइम से न जा सके। पूरी बात सुनते ही मेघा ने एकदम से खुश होते हुए कहा, तो मतलब गेम शुरू हो चुका है? बिल्कुल मेघा। कहते हुए दिव्या एक बार फिर से जोर से हंसी। इस बार मेघा की खिलखिलाहट भी उसमें शामिल थी। इधर लैला सेट पर पहुंचकर अपने शॉट्स कर चुकी थी। अब उसे बेसब्री से दिव्या के आने का इंतजार था। जब आधे घंटे से भी ज्यादा देर हो गई तो लैला ने कुछ गुस्से में पार्थो के पास जाकर कहा, पार्थो सर, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे शेड्यूल के हिसाब से ही शूट करना है। अब मैं अगर एक एक घंटे यहाँ बैठी अपने को स्टार का इंतजार करूंगी तो फिर मेरा जो बाकी का काम हैम्पर होगा उसका क्या? पार्थो का पहले से ही किसी बात को लेकर मूड खराब था। उसकी बात सुनकर उसने झुंझुलाते हुए कहा, अरे थोड़ी देर सवेर चलती है मिस लैला, अब तुम खुद एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हो तो इसमें बाकी लोगों का क्या कसूर? अरे दिव्या बड़ी एक्ट्रेस है और बड़ी एक्ट्रेसेस को ऐसे देर सवेर होती है शूट पर आने में।
पार्थो की बात सुनकर लैला ने भी कुछ सपाट लहजे में कहा, ठीक है फिर, अगर बड़ी एक्ट्रेस होने की यही शर्त है तो आज से मैं भी बड़ी एक्ट्रेसेस की रेस में शामिल हो रही हूँ। अब ये शूटिंग कल होगी। दिव्या को टाइम पर आने के लिए कैसे मजबूर करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फिल्म 1 महीने में पूरी होती है या 4 महीने में। कहकर उसने अपने गॉगल्स वापस आंखों पर चढ़ाए और बैग उठाए वहाँ से तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गई। यहाँ तक कि पार्किंग तक पहुँचते ही वहाँ मौजूद सारे ही लोग उसके इस एटीट्यूड की ही चर्चा करने लगे थे। आखिर इसे भी इंडस्ट्री की हवा लग ही गई। अरे हाँ भाई, आखिर कामयाबी किसे घमंडी नहीं बना देती। अरे वो सब कुछ नहीं, जब एक के बाद एक फिल्में हिट होने लगती है ना तो इतना सा घमंड बनता है बे। जितने मुंह उतनी बातें। लैला उन सब की बातें सुनकर भी अनसुना करती हुई वहाँ से पार्किंग तक आ पहुंची थी। अभी कार के पास पहुंचकर उसने कार का दरवाजा खोलना ही चाहा था कि तभी उसे वहाँ पास में ही सुधांशु खड़ा दिखाई दिया। इस वक्त उसे यहाँ देखकर लैला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर सुधांशु को कुछ बातें चखाने की सोची और फिर जैसे ही लैला उसकी तरफ कदम बढ़ाने को हुई तभी सोहन उसका इरादा समझकर जल्दी से बोला, लैला मैम, इस वक्त सुधांशु साहब को कुछ भी कहना बेकार है, बेहतर होगा हम घर पर चलते हैं। लैला को पहले दिव्या और अब सुधांशु की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोहन के मना करने के बाद वो ठिठक कर वापस गाड़ी में आ बैठी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसे सुधांशु के इस इंटरव्यू का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कब तक इससे मुंह चुराती रहूंगी। वैसे भी ये लैला सबका सामना करने में यकीन रखती है, लेकिन अब इसके लिए मुझे सुजॉय साहब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुधांशु को खुद सुजॉय साहब के बारे में कह दिया है। ऐसे में खुद से आगे बढ़कर इंटरव्यू के लिए कहना सही नहीं होगा। मन ही मन सोचती हुई लैला ने सोहन को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया, जबकि सुधांशु वहीं एक कोने में खड़ा लैला को जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल बिखर गई थी। आप जितना भी मुझे अवॉइड कर लो लैला मैम, लेकिन इंटरव्यू तो मैं आपका लेकर ही रहूंगा। सुधांशु की नजरें धोखा नहीं खा सकती। जिस तरह से आप इन सब से बच रही हैं, उसके बाद तो मुझे आप पर शक नहीं बल्कि यकीन है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, उसने खुद से कहा और फिर वो भी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। लैला जब फोटो शूट के लिए सुजॉय के सेट पर पहुंची तो वो लोग काफी देर से लैला का इंतजार कर रहे थे। सुजॉय ने उसे देखते ही सपाट लहजे में कहा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करना होगा तुम्हें, सब यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लैला चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे मालूम है सुजॉय साहब कि जब आप किसी मौके पर फेल हो जाते हैं तो फिर उसके पीछे चाहे वजह कुछ भी रहती हो, वो हर हाल में एक फेल ही कहलाता है। इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मुझे देर क्यों हुई। हाँ, बस आइंदा के लिए पूरी कोशिश करूंगी कि कभी मेरी वजह से आपके काम में कोई अड़चन ना आए। लैला की बातें सुनकर वहीं पास में ही खड़े कबीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जानती हो लैला, इस दुनिया के सुखद मोमेंट्स में से एक मोमेंट क्या है? लैला ने धीरे से इनकार में सिर हिलाते हुए इशारा करके पूछा, क्या? तब कबीर ने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा, अपने सामने के लोगों को मैच्योर होते हुए देखना। लैला ने जब उसकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि कबीर उसकी तारीफ कर रहा था, तो हमेशा की तरह गुलाबों सी सुर्खी उसके चेहरे को ढांपने लगी थी। न जाने क्यों ये देखकर सुजॉय को एक अजीब सी फीलिंग हुई। जितना उसे लैला को कबीर के साथ देखकर उलझन होती थी, उतना किसी और के साथ देखकर नहीं। तभी उसने अचानक से कहा, अब शूट करते हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। कहकर वो कैमरा के पास चला गया, जबकि लैला और कबीर अपने अपने मेकअप रूम में चले गए। शाम को सुजॉय जब घर वापस आया तो उसे घर काफी खाली खाली सा लग रहा था। मेट से पूछने पर उसने बताया, वो लतिका मैम और जेनी मैम शॉपिंग के लिए गई हैं, उन्हें लौटने में देर होगी। सुजॉय ओके कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी हॉल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो वापस पलटकर दरवाजे पर आ गया, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि जेनी का ड्राइवर था। सुजॉय ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक बैंक अकाउंट पासबुक सुजॉय की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
सर, मुझे किसी अर्जेंट काम से घर जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं खुद इसे जेनी मैम को नहीं दे पाऊंगा। आप बस इसे जेनी मैम के कमरे में रखवा दीजिएगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुजॉय ने उसके हाथ से वो पासबुक लेते हुए कहा, ठीक है, मैं जेनी के कमरे में रखवा देता हूँ, आप जाइए। कहकर वो हाथ में पासबुक लिए जेनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वो जेनी के कमरे से कुछ ही फीट की दूरी पर था कि तभी उसका पैर लॉबी में बिछे कारपेट में फंस गया और वो लड़खड़ा सा गया। हाथ में पकड़ा हुआ पासबुक छिटक कर कुछ दूर पर जा गिरा। ओह! सुजॉय के मुंह से बरबस निकला और उसने झुककर वो पासबुक उठाया। फिर जैसे ही उसने उस खुले हुए पासबुक को सीधा करके वापस बंद करने की कोशिश की, वैसे ही उसकी नजर पासबुक के रीसेंट पेज पर पड़ी, जहां कल की डेट के साथ अकाउंट में क्रेडिट की जगह डेबिट शो कर रहा था। अमाउंट देखकर सुजॉय चौंक सा गया। 50,000, वो भी जमा नहीं बल्कि निकाले गए। फिर कल रात जेनी ने ये क्यों कहा कि वो बैग में रखे पैसे जमा करवाने जा रही है? और फिर इतने पैसों की जेनी को अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी? सोचते हुए सुजॉय का मन परेशान सा हो गया। अगर जेनी ने ये पैसे निकाले ही थे किसी वजह से, तो फिर मुझसे झूठ क्यों कहा? ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल सुजॉय को खूब परेशान करने लगे थे। अगले दिन लैला जब पार्थो के सेट पर आई तो उसे देखकर खुशी हुई कि दिव्या वहाँ पहले से मौजूद थी। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए साथ आई हुई मारिया से कहा, इससे ये जाहिर होता है कि आवाज उठाने से कुछ तो फायदा होता है। उसकी बात सुनकर मारिया को भी हंसी आ गई। शूटिंग से निपटकर उसने अभी घर जाने के लिए अपना बैग उठाया ही था कि तभी मारिया कुछ हांफती हुई उसके पास आई और हाथ में थामा हुआ पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये सुधांशु ने फिर अपना काम कर दिया है। ये देखिए, उसने आज के पेपर में आपके बारे में फिर से क्या क्या छाप दिया है। मतलब ये इंसान ना अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। मारिया की बात सुनकर लैला ने कुछ झपटने वाले अंदाज में वो पेपर लिया और एक ही नजर में उस पर छपी पूरी खबर पढ़ने की कोशिश करने लगी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस लैला रॉय को भी लगी इंडस्ट्री की हवा। देर से आने पर अपनी को स्टार दिव्या सिंह से उलझ पड़ी। लैला ने एक खबर पढ़कर एक गहरी सांस ली और फिर मारिया से कहा, मुझे मालूम है इस इंसान को किस बात की खुन्नस है मुझसे। अब इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। सोचते हुए उसने मारिया से कहा, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं वहाँ से जरा सुजॉय साहब के यहाँ जाऊंगी। मारिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों सोहन के साथ घर के लिए निकल गईं। मारिया को घर ड्रॉप करने के बाद जब वो सुजॉय के ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसे ख्याल आया कि उसे पहले फोन करके पता कर लेना चाहिए कि सुजॉय वहाँ मौजूद है या नहीं। और उसका शक सही निकला। ऑफिस में कॉल करने पर पता चला कि वो तो वहाँ से निकल चुका है। मैंशन में कॉल करके देखती हूँ, कहते हुए उसने घर पर कॉल लगाया। सुधांशु की रिपोर्ट पढ़ने के बाद से ही उसे काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो जल्द से जल्द सुजॉय से बात करके सुधांशु के साथ मीटिंग के बारे में पूछना चाह रही थी। उसने जब मैंशन में कॉल लगाया तो कॉल पाहुजा साहब ने उठाया। लैला ने उन्हें ग्रीट करते हुए सुजॉय के बारे में पूछा। तब पाहुजा साहब ने बताया, नहीं, वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। लैला ने जवाब में कहा, ओके, मैं बाद में कॉल करके पता कर लूंगी। वैसे आप कैसे हैं सर? लैला का इतना सा पूछना था कि पाहुजा साहब जैसे इमोशनल से हो गए। उन्होंने शिकायती लहजे में कहा, कैसा हो सकता हो लैला बेटा, पेंशन के हालात तो तुम्हें पता ही है। अब लेकिन तुम भी इतनी बिजी हो गई हो कि मुझसे मिलने तक नहीं आ पाती। तब लैला ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी सर, ये सच है कि इधर कुछ उलझ सी गई हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन आपको भूली नहीं हूँ सर। तब पाहुजा साहब ने अचानक से कहा, ठीक है, फिर मेरा एक जरूरी काम कर दोगी? लैला ये सुनकर कुछ चौंक सी गई। आखिर पाहुजा साहब लैला को कौन सा काम सौंपना चाह रहे थे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें